नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। आज से बजट पूर्व बैठकें शुरू हो चुकी हैं, बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बजट 23-24 जो कि 1 फरवरी 2023 को संसद के पटल पर रखा जाना है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और किस तरह से ये तैयारी होती है आपको बताएंगे। लेकिन प्राथमिकताएं क्या होंगी उस पर हमारी निगाह रहेगी। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें शुरू कर चुकी हैं। वित्त मंत्री आज उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ उन्होंने परामर्श किया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 23-24 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए सीतारमण ये आभासी यानी वर्चुअल बैठकें कर रही हैं। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगी। 24 नवंबर को वे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगी। इसके अलावा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और साथियों के साथ बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। इन सुझावों पर 2023-24 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में रखेंगी। अभी खबर आ रही है कि इस शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा होनी है। बहुत ही खास है ये आम बजट की चर्चा। ऐसा क्यों, उस पर हम चर्चा करेंगे। साल 2023-24 के आम बजट के लिए बजट पूर्व चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। कई चरणों में इस अहम चर्चा को अंजाम दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठक में सभी मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के लिए अनुमानित खर्च और प्राप्तियों पर चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये 5वां बजट होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी ये 5वां बजट होने जा रहा है। फुल बजट की हम बात कर रहे हैं। जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने की परंपरा है। साल 2017 के फरवरी के अंतिम दिन शाम 5 बजे बजट पेश करने की जो ब्रिटिशकालीन परंपरा थी, उसको मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। साथ ही आम बजट के साथ रेलवे बजट को भी मिला दिया गया, जो ब्रिटिश सरकार में अलग से पेश किया जाता था। 2022-23 के लिए जो बजट घाटा है वो जीडीपी का 6.4% निर्धारित किया गया है। तो क्या कुछ होंगी हमारी प्राथमिकताएं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके जो मेहमान हैं उनके साथ हम आपका परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आपका बहुत धन्यवाद। और आर रश्मि, जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं टेरी के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अनिल जी, आप ही से शुरुआत करते हैं और हम बीच बीच में ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि उद्योग चैम्बर्स ने कहा क्या है। बेसिकली उनका यह कहना है कि पूरी दुनिया में जब महंगाई दर की मुश्किलें हैं, ग्रोथ की मंदी हमें दिखाई दे रही है, हमें इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ करना होगा, हमें नए सेक्टर्स की पहचान करनी होगी, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना होगा। तो आपके हिसाब से इस बजट 2023-24 की बड़ी प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं? मेरे को लगता है कि हम इस वक्त एक क्रूशियल जंक्चर पर खड़े हुए हैं, जिसमें कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। हम एक पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था एक हाई इन्फ्लेशन और स्लोइंग ऑफ इकोनॉमिक पाथ से जूझ रही है। ऐसे में हमारा देश आज सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला विकसित देशों को अगर हम कहें तो वो सबसे आगे के पायदान पर खड़ा हुआ है। हमारी प्राथमिकता, जैसे पिछले सालों में देखने को मिली, वो होगी कि हमें जीडीपी की विकास दर को सस्टेन करना है 7% के आसपास। तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल स्पेंडिंग है सरकार की, जो अभी तक तकरीबन 2.9% जीडीपी कर रही है, हमें इस साल कोशिश करनी चाहिए कि वो बढ़कर 3.3 और 3.4 के आसपास रहे, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो एक उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है।
उसमें वो 3 गुना उसका इफेक्ट होता है, जॉब क्रिएशन में उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और उससे जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें उसका अनुकूल प्रभाव होता है। तो मेरे को लगता है कि पिछले सालों के जैसे ही इस साल भी कैपिटल एसेट्स में इंक्रीज्ड आउटले होना चाहिए, और साथ साथ उसमें अब उसकी फाइनेंसिंग कैसे हो उसके बारे में भी सोचना होगा। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जी, जी। तो मेरे को लगता है कि अब टाइम आ गया हमें ग्रीन बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए, और इस बजट में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का प्रावधान या इस तरह की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। चलिए, तो ग्रीन बॉन्ड पर आपने अपनी राय रख दी। आर रश्मि साहब, अब आपके पास आते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अब बजट का बनता जा रहा है। पिछले साल भी हमने देखा कि इसको वित्त मंत्री ने एक तरह से शामिल किया था बजट भाषण में, लेकिन अब G20 की अध्यक्षता हमारे सामने है, पूरी दुनिया के सामने हमें लीडरशिप लेनी है। कितना फोकस करेगा सर क्लाइमेट चेंज पे ये बजट? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। G20 का जहां तक मसला है, ये हम सब देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते हुई है, वो एनर्जी सिक्योरिटी का मसला उठ गया है सारे देशों के सामने। और खासकर यूरोपियन देश जो एनवायरनमेंट के मामले में काफी अग्रणी माने जाते हैं, वे खुद इस समस्या का शिकार हैं, और वो अब कोल और गैस की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी स्ट्रेस उनकी बढ़ रही है। तो ये समस्या हम सभी देशों के सामने है, और खासकर जितनी मेजर इकोनॉमीज हैं जो G20 का हिस्सा हैं उनके सामने है। तो सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से एक बड़ा मुद्दा जो G20 के सामने रहेगा कि हम एनर्जी ट्रांजिशन को कैसे सस्टेनेबल बनाएं, और लॉन्ग टर्म में हम कैसे कोल, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल पर आधारित जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उसको कैसे बदलाव उसमें लाया जाए। लेकिन साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी एक्सेस का जो मुद्दा है हमारे देश में, अभी एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो ये एक बड़ा भारी मुद्दा है, और इसके लिए मार्केट में और कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या व्यवस्था उनके साथ बैठ के करनी होगी, इस पर सोच विचार करना होगा। पहली बात तो ये है, पिछले साल आपने देखा ग्रीन बॉन्ड्स की बात की थी वित्त मंत्री ने, और इस साल कुछ ही महीनों पहले रिजर्व बैंक ने एक डिस्कशन पेपर निकाला था क्लाइमेट चेंज रिस्क पर, जो फाइनेंशियल सिस्टम पर जो रिस्क है, तो उस रिस्क को हल करने के लिए कुछ मुद्दे, कुछ उपाय किए जा सकते हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम में कोई इंसेंटिव्स कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को दिया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि इस क्लाइमेट चेंज रिस्क को हम फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करें, और बिना ये समस्या का हल भी निकालें, और साथ साथ उन पर दबाव भी न बढ़े। सर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हमें एक तरफ तो एनर्जी एक्सेस और आत्मनिर्भर, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता की बात है, उस पर बजट क्या कर सकता है उस पर तो ध्यान देना ही होगा। साथ ही साथ जो ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन है, उसके लिए हम अपने सार्वजनिक निवेश के तौर पर क्या कदम उठा सकते हैं। अनिल कुमार जी, आपको क्या लगता है कि बजट क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की दिशा में, एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में कितना बड़ा कदम ले सकता है? और अगर फाइनेंसिंग की बात की जाए, एनर्जी सिक्योरिटी की फाइनेंसिंग की बात की जाए, तो बजट का हिस्सा और फिर जो दूसरे तरीके होते हैं उसको फाइनेंस करने के लिए, उस पर आपको लगता है कि कहां जाकर के बात बनेगी? मेरे को लगता है कि जैसे पिछले साल भी था, रिन्यूएबल एनर्जी और खास करके सोलर एनर्जी, और पीछे अगर आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के दिन भाषण में ये घोषणा की थी कि हमारा देश हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेगा, जी, और हम एक बहुत बड़े हब के रूप में उभरेंगे। मेरे को लगता है कि इस वाले बजट में हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा देने के प्रावधान की जरूरत है। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, तो इस बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए। और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही कि हाइड्रोजन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जरूर इस बजट में अच्छा खासा प्रावधान होगा। जहां तक दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज की बात है, हमारे पास सोलर एनर्जी को काफी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास जो उसके सेल्स हैं उसकी कीमतें बहुत ज्यादा है।
तो इसका मतलब हमें एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग की जरूरत है, जिससे कि हम इनकी जो कीमतें हैं उनको कम कर सकें और इस तरह की जो सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादा सस्टेनेबल हो जाएं। तो ज्यादा जरूरत है हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की। उससे साथ साथ अगर हम मैं डेवलपमेंट को क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ के चलूं तो उसका अनुकूल प्रभाव भी हमारे क्लाइमेट के ऊपर पड़ेगा कि जितनी हमारी डिपेंडेंसी जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हमारे रहे हैं, पेट्रोलियम सोर्सेज, ऑयल और वो सब, उससे धीरे धीरे हम कम करके हम कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़े। उससे हमारा आज जो इंपोर्ट का बिल है वो भी कम होगा। और आने वाले समय में क्योंकि हमारे पास भरपूर सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसको अच्छा उत्पाद करने के साथ साथ जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कहा कि हम अगर हाइड्रोजन एनर्जी बनाने में सफल हो जाते हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है एक अच्छी कदम होगा। और एक बात और मैं कहूंगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर भी पिछले 2 सालों में काफी जोर दिया गया है और अब हमने उसमें काफी प्रगति भी कर ली है। और मेरे को लगता है आने वाले सालों में हम इसको एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए साथ साथ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इस बजट में शायद हमें लगता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो, ये सब तो एक तरह से हमारे जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लेकिन रश्मि साहब, अगर आपसे हम समझना चाहें, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा इंसेंटिवाइज करने के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ये बजट फौरी तौर पर क्या कुछ कर सकता है आपके हिसाब से? पहली बात तो जैसा अनिल कुमार जी ने फरमाया, ग्रीन हाइड्रोजन की जो व्यवस्था है, अब ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी में उसकी खपत बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं, इस पर दोनों तरफ से, सप्लाई साइड से और डिमांड साइड, दोनों तरफ से रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। सप्लाई साइड में मुझे लगता है कुछ पावर मिनिस्टर ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी काफी रिलायंस और अडानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने करीब 60-70 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया है। लेकिन डिमांड, जब तक कि डिमांड ग्रीन हाइड्रोजन की नहीं बढ़ेगी, उसके लिए हमें रेगुलेशन की आवश्यकता होगी, एक सर्टेन मैंडेट की आवश्यकता होगी, तो उस पर एक ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी जरूरत है वो एनर्जी स्टोरेज की है। सोलर जैसे सोलर की प्रगति हो रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन वो 24 घंटे ग्रिड में सोलर का इस्तेमाल हम कर सकें, इसके लिए हमें एनर्जी स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी। तो एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो है अभी बैटरी पर आधारित हैं और बैटरी टेक्नोलॉजी को काफी प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो अगर इस पर कुछ ध्यान दिया जाए तो ये एक अच्छा कदम होगा, ताकि ग्रिड में स्टेबिलिटी आ सके और हम न्यूक्लियर के बजाय सोलर पर आधारित होकर के ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकें। तीसरी एक चीज, हम दो और चीजों का जिक्र करना चाहूंगा मैं। एक तो हमारी रिसोर्स इफिशिएंसी अभी बड़ी कम है। हम रिसाइकलिंग, रीयूज की बातें करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में इस पर अभी कोई मैंडेट नहीं है। तो ये हमारे वेस्ट रेगुलेशंस में एक व्यवस्था है, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसको मैंडेट कर देना चाहिए। एक लॉ के तहत सारे कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरर्स को ये एक मैंडेट दिया जाना चाहिए कि वो वेस्ट कलेक्ट करें और उसको रीयूज करें, रिसाइकिल करें। इसके लिए इंसेंटिव्स या जो भी पेनाल्टी की व्यवस्था हो, एक रिसोर्स एफिशिएंसी पर एक रिजीम बनना चाहिए। ये और अच्छा चौथा, जी चौथा एक लास्ट में मैं कहूंगा तो सस्टेनेबल फ्यूल्स पर, चूंकि सिर्फ एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें सस्टेनेबल फ्यूल भी डेवलप करने होंगे। पिछले साल कोल मीथेन की बात की थी बजट में मंत्री जी ने, लेकिन हमें अब सस्टेनेबल, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, तो सस्टेनेबल फ्यूल जो बायोफ्यूल होंगे उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बायोफ्यूल है या फिर जो इथेनॉल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ब्लेंडिंग पर, उसको कैसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए, उस पर शायद फोकस कर सकते हैं इस बजट के दौरान। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो करेंगे चर्चा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार के सामने, जनता के सामने। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में।
Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं। इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो। हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट में हमारी प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से बजट पूर्व चर्चा की शुरुआत हो गई। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बजट के 2 से 3 महीने पहले शुरू की जाती है। तो नवंबर में इसकी शुरुआत हो जाती है और वित्त मंत्री और उनकी जो बजट टीम होती है वो पूरी टीम एक साथ बैठती है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स अपनी राय, अपने जो सिफारिशें हैं वो उनके सामने रखते हैं। पूरी टीम उनको बारीकी से नोट करती है और अपने बजट की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश करती है। लेकिन ये एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट करना होता है पूरी बजट टीम को। डिमांड बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कहाँ पर फोकस किया जाए, कहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाए, कहाँ पर कम फोकस करने की ज़रूरत है। इसी पूरी एक्सरसाइज का नाम है बजट की जो पूरी प्रक्रिया है। और आज हम इसलिए चर्चा करेंगे, इसकी आप शुरुआत हो चुकी है। पूरे हफ्ते काफ़ी लंबी लिस्ट है और हमारे साथ अनिल कुमार जी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हमारे साथ बने हुए हैं। RR रश्मि साहब जो कि टेरी के डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। चूँकि आज क्लाइमेट चेंज पर भी बात हुई इसलिए हम उनकी राय को इस कार्यक्रम में शामिल करें। अनिल कुमार जी, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट शायद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है जिसका शुरुआत में आपने जिक्र भी किया था। ये बजट कुछ कर सकता है क्या सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करने के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल पॉलिसीज को मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ कदमताल करना होगा अगर महंगाई पर काबू पाना है तो। देखिए, मेरे को लग रहा है पिछले 1 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी ने जिस हिसाब से एक ग्रेजुअल तरीके से बैंक रेट को इंक्रीज किया है, उससे काफी हद तक हम सफल हो चुके हैं अपने इन्फ्लेशन को विद इन लिमिट रखने में। लिमिट से अभी थोड़ा बाहर है। ये आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से लिमिट हमारे 6% की रहती है इन्फ्लेशन की, जो कि अक्टूबर के महीने में पिछले महीने की तुलना में थोड़ी सी 7% से थोड़ी सी कमी आई है। तो मेरे को लगता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हुए हम जल्द ही इस पे इन्फ्लेशन पे काबू कर लेंगे और विद इन कंट्रोल में वो आ जाएगा। अब लेकिन साथ साथ हमारे पास दूसरी प्रायोरिटीज भी हैं। अगर हम बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी हमारा इफेक्ट होता है प्राइवेट सेक्टर का। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हाई इन्फ्लेशन तो है ही, और हाई इन्फ्लेशन बेसिकली वो देन है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की, जिससे पूरे विश्व में आज हम देख रहे हैं कि एक मंदी टाइप का दौर चला हुआ है। सप्लाई चेन डिसरप्टेड हुई हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और काफी चीजें उससे इफेक्ट हुई हैं। उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ रहा है। हमारे सामने जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है,
इन्फ्लेशन के साथ साथ एक जॉब क्रिएशन भी हमारे सामने एक बड़ी बहुत चुनौती बड़ी है, जी। क्वालिटी है। और जॉब क्रिएशन बिना इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो या पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सरकार की पिछले साल से भी काफी प्रायोरिटीज बनी हुई हैं। टैक्सेशन का लेवल हम नहीं बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब हमें पब्लिक स्पेंडिंग को और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए नए नए तरीके उठाने पड़ेंगे, जी। और उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी कुछ शुरू की थी। मेरे को लगता है कि उस पॉलिसी को दोबारा से एक अच्छे पेस से शुरू करना चाहिए। और कुछ प्राइवेटाइजेशन जो पीएसयूज का किया, एयर इंडिया एक उसका एक सफल उदाहरण है हमारे सामने, कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो नेशनल प्रायोरिटीज में नहीं आते हैं और जो लॉस मेकिंग है, उनको मेरे को लगता है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में दें और वो अगर अंडरटेकिंग्स प्रोफेशनली मैनेज्ड हो, इसको तो शायद बेचने efficiency ज्यादा बढ़ होता सकती है, है। जी। लोग मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि काफी अपोजिशन के लोग फैलाते हैं कि तो बेच दे। जी जी जी। बेचना नहीं है, ये पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग जा रही है, पब्लिक का पूरा कंट्रोल उसके ऊपर होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा डिस्क्लोजर होगा। सबसे बड़ा ऐसे में एफिशिएंसी वो आएगी जो कि देश के विकास में ज्यादा योगदान वो देगी। कंपनीज जी। बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अगर वो लॉस करती, वो लॉस भी तो टैक्स पेयर के मनी से आने वाला है। लेकिन उनके सर पैसों की- आपने जॉब क्रिएशन का एक मुद्दा उठाया जो कि बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। शायद बजट इसमें कुछ करने की कोशिश करे। रश्मि साहब, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नए दरवाजे खुल सकते हैं? हमने देखा ऊर्जा मित्र की बात कर रहे थे, 50,000 से ज्यादा हमको ऊर्जा मित्र सोलर के क्षेत्र में, जिसमें सोलर जो सेक्टर स्किल काउंसिल है उस पर काम कर रही थी। इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, क्या इस एरिया में कुछ रोजगार के अवसर आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कोल फेज डाउन की बात उठ रही है कई सालों से, और पिछले साल ग्लासगो में इस पर एक रजामंदी भी हुई थी कि कुछ सालों के अंदर में धीरे धीरे कोल को विस्थापित करके नई ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ाए जाएं। तो हमारे पास कोयले और गैस और तेल के बजाय क्या उपलब्ध है? सोलर इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, कोयले पर आधारित उद्योग जो हैं, उन पर जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उनके नए रोजगार की क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो हमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का एक मॉडल तैयार करना होगा, जिसे लोग जस्ट ट्रांजिशन के नाम से कहते हैं, कि ये ट्रांजिशन जस्ट होना चाहिए, मतलब न्याय संगत होना चाहिए, जो रोजगार पर इसका बुरा असर न पड़े। तो हमारी ग्रीन एनर्जी का जो ट्रांजिशन का मसला है, उस नए रोजगार पैदा करने के से ज्यादा बड़ा मसला हमारे सामने यह है कि जो रोजगार अभी है हमारे सामने, वो लोग बेरोजगार ना हो जाए, उनके रोजगार को बरकरार रखा जाए, और हम नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैदा करें। जैसे बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्य, अगर उनमें कोल फेज डाउन किया जाएगा, कोल प्लांट और कोल माइंस बंद की जाएंगी, तो नए रोजगार कहां से पैदा होंगे? ये एक बड़ा चुनौती है सरकार के सामने, और इस पर एक विधिवत एक प्लान बनना चाहिए। और चूंकि अगले 10-15 सालों में ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, इसलिए हमें अभी से इसके लिए तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसमें रिसोर्सेज की भी आवश्यकता है। आप देखिए, जस्ट ट्रांजिशन के नाम पर ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे बड़े बड़े देशों के साथ जर्मनी और बड़े बड़े डोनर्स जो हैं, अमेरिका जैसे देश, वो एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि उन्हें फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा और नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैदा की जाएंगी। हमारे देश के साथ बातचीत चल रही है, हो सकता है इस पर भी प्रगति कुछ हो। जी अनिल कुमार जी, चलते चलते आपसे ये समझना चाहेंगे कि राज्यों की क्या भूमिका होगी। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ भी वित्त मंत्री मिलने वाली हैं शुक्रवार को, और शायद जीएसटी पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन कैसे वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज राज्यों में पैदा की जाए, शायद इस पर भी कुछ सुझाव आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें जब तक हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम नहीं करेगी, विकास दर को हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये हमें समझना होगा। और एक और सेक्टर जिसमें कि रोजगार के भी अवसर है और जिसमें विकास के भी मैं काफी अवसर देखता हूं, वो है एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आज मेरे को लगता है कि जरूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इन्वेस्टमेंट करे।
फूड प्रोसेसिंग अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें निर्यात का बहुत अच्छा स्कोप है। उसके लिए जरूरत है कि हम जो रूरल में जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको हम दुरुस्त करें। जैसे आजकल हम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है उसमें लॉजिस्टिक के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है, लॉजिस्टिक पार्क भी बन रहे हैं। मेरे को लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जहां इस तरह की प्रोडक्ट्स की पैदावार होती है वहां पर भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और कोल्ड चेन जब तक हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से ही संभव हो पाएगा, प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। आज की अगर हम स्थिति देखें तो वो ये सेक्टर ऐसे हैं जिसमें न केवल रोजगार होगा बल्कि विकास के भी अवसर मिलेंगे और हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर और एलाइड जो फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे पाएंगे। मेरे को लगता है ये भी एक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी वक्त निकालने के लिए। आर रश्मि जी आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दो बड़ी बातें कि इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा और हर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाया जाता है तो उसका असर सकारात्मक तरीके से विकास पर भी पड़ेगा और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पर भी, और शायद बजट का यही फोकस रहने जा रहा है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज नाइट, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।